हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल पोटैटो एजुकेशन पर। और हमारा चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। इसका नाम था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और इसमें हमने पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन का कवर कर लिया था। पहला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा रहा है, क्योंकि हमने उसमें जाना है कि किसी निकाय या सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है तथा क्यों होती है। क्यों होने का कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि किसी भी सिस्टम में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो उसके कणों के बीच लगने वाले अन्योन्य क्रिया बलों के कारण होती है, जिसको हमने संरक्षी बल भी कहा है। तो अगर किसी भी सिस्टम में ऊर्जा विद्यमान है, स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है, इसका मतलब है कि वहाँ पर जरूर कोई ना कोई बल कणों के बीच काम कर रहे हैं। और इसका मैंने उदाहरण आपको दिया था पेन और पृथ्वी के निकाय से। इस पेन में इस ऊंचाई पर कोई ऊर्जा विद्यमान है, स्थितिज ऊर्जा, तो वो इसीलिए विद्यमान है क्योंकि पृथ्वी इससे इंटरेक्ट कर रही है या पृथ्वी इस पर बल लगा रही है। अगर पृथ्वी इस पर बल नहीं लगाए तो इसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान ही नहीं होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट को समझना। इसके अलावा देखो आप, मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ बात को, तो अपना जो यूनिवर्स है पूरा, ये पूरा संसार है जो चल रहा है, किसी न किसी व्यवस्था के तहत चल रहा है। तो और सभी जगह आप देख रहे होंगे कि हर पार्टिकल में, हर वस्तु में कोई ना कोई ऊर्जा विद्यमान है। इसका मतलब निश्चित मानो कि यहाँ पर आपस में म्यूचुअल फोर्स काम कर रहे हैं। हर वस्तु एक दूसरी वस्तु पर कोई ना कोई कारण से बल लगा रही है, और उन बलों के कारण ही ये ऊर्जा इस पूरे यूनिवर्स में विद्यमान है। इसीलिए हमारा यूनिवर्स चल पा रहा है। तो स्थिर ऊर्जा का कंसेप्ट हमें पूरे यूनिवर्स के चलने के मेथड को भी समझाता है, अगर हम ज़्यादा डिटेल में इसको समझे तो। ठीक है ना। तो फिलहाल तो अभी मेरा उद्देश्य जो है आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझाना है, और उससे आगे जो विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव वाले टर्म है उसको समझाना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि पिछला जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है ई, इस रीजन में कोई विद्युत क्षेत्र है ई, और हम इसमें किसी आवेश को अगर मान लो बिंदु ए से बी तक लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। हमें कार्य क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर बल लगता है। ठीक है ना, इस आवेश पर बल लगता है। और ये विद्युत क्षेत्र, मान लो आवेश धन आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र इस आवेश को अपनी दिशा में ले जाना चाहेगा, क्योंकि धन आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और हम इस आवेश को उल्टा चला के ला रहे हैं, ए से बी तक ला रहे हैं, तो हमें बाह्य रूप से बल लगा के इसको लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप तो उधर जाना चाहता है, राइट साइड में। तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होता है वही इस आवेश में या इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा को संचित करता है। और उस कार्य को हमने पिछले टॉपिक में निकाला था, W बराबर -Q0 इंटीग्रेशन A टू B E डॉट DL। और ये स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं देखो कि A पर अलग ऊर्जा रहेगी आवेश की, क्योंकि ए पर अलग स्थिति है, और जब नई स्थिति बी पर आ जाएगा तो यहाँ अलग ऊर्जा हो जाएगी। तो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, उसी को हमने डेल्टा यू कहा था। इसमें ए और बी अभी जो है वह सिम्बॉलिक लिमिट है। जैसे मान लो इस पर कोई क्वेश्चन हमारा आता है तो इसमें ए और बी अभी सिम्बॉलिक लिमिट है, फिर इनको जब क्वेश्चन आता है तो रियल लिमिट में बदला जाता है। इसके अलावा जो डीएल वेक्टर है ये हमारे चलने की दिशा होती है। अगर हम क्षेत्र के अपोज में चल रहे हैं तो ये डीएल वेक्टर राइट साइड में रहेगा, और हम क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं तो डीएल वेक्टर लेफ्ट में रहेगा। तो डीएल वेक्टर को हमेशा आप अल्प विस्थापन मानो, और इसकी दिशा हमारे द्वारा चलने की दिशा में रहेगी। हम कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, ए से बी जाना चाहते हैं या बी से ए जाना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सब जानकारी तो हमने पिछले टॉपिक तक कर ली थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें समझना है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? तो विभवांतर जो है वह भी कोई नई टर्म नहीं है। विभवांतर भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ये भी स्थितिज ऊर्जा को ही व्यक्त करता है, या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही व्यक्त करता है। बस इसमें डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आवेश हम लेते हैं इसको एकांक लेते हैं, मतलब इकाई मान का लेते हैं। जैसे 1 कूलाम या 1 माइक्रो कूलाम, इस तरह से हम मान सकते हैं। तो एक इकाई मान के आवेश को अगर हम बिंदु ए से बिंदु बी तक लाते हैं तो उसमें जो कार्य होता है या उसमें जो स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन आता है वही विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ये बात, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एकांक धन आवेश को, एकांक का मतलब हो गया Q बराबर 1, को क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है। तो यहाँ भी देखो हम कार्य ले रहे हैं, पर उस कार्य को हम यहाँ विभवांतर कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा कार्य हुआ है उसमें हमें एकांक आवेश, एकांक धन आवेश का मतलब हो गया कि हमें आवेश का भाग दे देना है। तो हमने देखो यहाँ W में Q0 का भाग दे दिया। ठीक है ना। तो W में जैसे Q0 का भाग देंगे तो यहाँ से अगर देखें तो ये Q0 बटा में आएगा, तो अपने पास यहाँ बचेगा -A2B E डॉट DL, जिसको मैंने यहाँ लिखा है -A2B E डॉट DL। तो ये हमारा जो कार्य प्रति एकांक आवेश है, ठीक है ना, कार्य प्रति एकांक आवेश, इसी को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। इसमें
अपन जहाँ से जहाँ आ रहे हैं, जैसे ए से बी आ रहे हैं, उसको कहते हैं बाद के बिंदु पर विभव माइनस पहले के बिंदु पर विभव, और दोनों का अंतर कहलाता है विभवांतर। तो इस तरह से हम दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर वी बी माइनस वी ए कहेंगे यहाँ पर। तो आप देखो एक्चुअल में जो विभवांतर है वह कार्य ही है, बस इसमें आवेश का मान जो लिया गया है वह 1 लिया गया है। अगर मैं इस आवेश को यहाँ 1 रख दूंगा, देखो तो कार्य ही विभवांतर के बराबर आएगा। इसका मान अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ तो देखो W बराबर हो गया वी बी माइनस वी ए, मतलब जो विभवांतर है वह कार्य के बराबर ही हो गया। तो आपको यहाँ स्पष्ट समझ लेना है कि जो विभवांतर है वह कोई नई टर्म नहीं है, वह एक प्रकार का कार्य या स्थितिज ऊर्जा ही है, बस उसको प्रति एकांक आवेश निकाला जाता है या प्रति एकांक धन आवेश निकाला जाता है, ऐसा आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो आपको विभवांतर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो इसकी एक और परिभाषा हम बना सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको परिभाषा बताई कि एकांक धनावेश को लाने में, इस फॉर्मूले से अपन सिंपल सी परिभाषा इसकी बना सकते हैं। मान लो आपको इस तरह से कोई टिपिकल परिभाषा याद नहीं रहे, हालांकि ये टिपिकल भी नहीं है, पर फिर भी मान लो इसमें दिक्कत है, तो आप केवल इस वाले फॉर्मूले से परिभाषा बना सकते हो। इस वाले फॉर्मूले से क्या परिभाषा बनेगी, देखो किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र राइट में है, हम लेफ्ट में ला रहे हैं, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य वह आवेश का अनुपात, जो कार्य होगा ए से बी तक लाने में वो, और जो आवेश हम लेके आ रहे हैं उसका अनुपात दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है। तो केवल जो ये पार्ट है इतना सा, इस पार्ट से भी आप विभवांतर की परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई सी भी परिभाषा बनाएं, दोनों ही बहुत सिंपल है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम यहाँ करते हैं विभवांतर को समझने के लिए। एक 4 माइक्रो कूलाम आवेश को -10 वोल्ट से किसी अन्य बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 100 माइक्रो जूल है, तब इस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। जैसे मान लो कि किसी रीजन में कोई विद्युत क्षेत्र है और वहाँ पर क्या हो रहा है, आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं। आवेश का मान है हमारे पास Q बराबर 4 माइक्रो कूलाम, और हम उसको एक जो बिंदु है -10 वोल्ट विभव का, उससे किसी अन्य बिंदु पर लेके आ रहे हैं। अन्य बिंदु को आप P मान लो, इस बिंदु पर हम लेके आ रहे हैं और इसको लाने में कार्य हो रहा है हमारे पास W बराबर 100 माइक्रो जूल, 100 माइक्रो जूल। तो इस बिंदु पर विभव क्या होगा हमें ये निकालना है। तो हमने अभी हल पढ़ा है कि जो विभवांतर होता है VB माइनस VA वो बराबर होता है W बटा Q0। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसको हम इस कंडीशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो हम बाद में किस बिंदु पे आ रहे हैं, P बिंदु पर, तो हम इसको लिख देंगे VP, P बिंदु पर विभव, ठीक है ना, माइनस A पर, A का मतलब पहले वाला बिंदु, पहले वाले बिंदु पर विभव है -10, तो मैं यहाँ -10 रख दूंगा। अब कार्य कितना हुआ, तो कार्य हुआ 100 माइक्रो, तो 100 इंटू 10 की घात -6 बटा जो आवेश हम लेके आ रहे हैं, इसको यहाँ अपन ने Q नाम दिया, यहाँ Q0 था मेन फॉर्मूले में और वहाँ Q दे रखा है तो अपन Q रख देंगे। Q का मान है 4 माइक्रो, तो 4 गुणा 10 की घात -6। अब 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट जाएगा, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 आएगा और ये +10 हो जाएगा, तो VP बराबर हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 10, क्योंकि इधर का +10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 15 वोल्ट। इसका मतलब हम जिस बिंदु पर लेके आ रहे हैं वहाँ विभव 15 वोल्ट होगा। तो इस तरह से कई प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस फॉर्मूले पर। एक छोटे से क्वेश्चन से मैंने आपको ये बात समझाई। तो यहाँ पर स्टूडेंट मेरे को उम्मीद है कि आपका जो विभवांतर का टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में लेने जा रहा हूँ इसमें विद्युत विभव। आइए स्टूडेंट अब समझते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म है विद्युत विभव। यहाँ पर देखो कि विभवांतर और विभव में क्या फ़र्क है। विभवांतर जो होता है वो दो बिंदुओं के बीच निकाला जाता है और विभव किसी एक बिंदु पर निकाला जाता है। इसमें विभव में जब हम किसी एक बिंदु पर विभव निकालते हैं तो इसमें दूसरा बिंदु हम अनंत पे मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट उसका अनंत पे माना जाता है। तो जब भी आपको किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है तो आपको अनंत से आना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। इस थ्रू आउट इस चैप्टर में ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। जब भी आपको विभव निकालना हो तो आप पहला पॉइंट हमेशा अनंत पे मानोगे कि हम अनंत से किसी बिंदु तक आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अनंत पर विभव का मान 0 होता है। अनंत पे विभव 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ विद्युत क्षेत्र का इंटरेक्शन ही नहीं रहेगा, और जहाँ इंटरेक्शन नहीं है वहाँ स्थितिज ऊर्जा भी 0 हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा अगर 0 हो गई तो वहाँ पर विभव अपने आप 0 हो जाएगा। तो किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए हम पहला रेफरेंस पॉइंट हमेशा अनंत पर मानेंगे। तो देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत विभव पोटेंशियल एट ए पॉइंट। विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के तुल्य होता है। तो ये परिभाषा सेम वैसी है जैसे अपन ने पिछली परिभाषा पढ़ी थी
बस फर्क ये है कि वहाँ अपन ने लिखा था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और यहाँ पर आ रहा है अनंत से किसी बिंदु तक। तो जिस भी बिंदु तक हम आ रहे हैं ये उस बिंदु पर विभव बन जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, ये तो हमारे कार्य का फॉर्मूला है, चूंकि W बराबर माइनस क्यू जीरो, हम अनंत से आ रहे हैं तो लिमिट लग जाएगी अनंत से P तक। मान लो देखो हम अनंत से P तक आ रहे हैं, यहाँ मैंने अनंत ले लिया, अनंत से P तक आ रहे हैं, किसी एकांक धनावेश को लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अनंत से P E डॉट डी एल, और ये तो हमारी उस बिंदु पर ऊर्जा बनेगी। अब इसी से हमें विभव की परिभाषा बनानी है। तो विभव होता है देखो कार्य प्रति एकांक आवेश। तो कार्य में हम आवेश का भाग दे देंगे, तो कार्य में जब हम आवेश का भाग देंगे तो ये टर्म नीचे आने के बाद यहाँ पर बचेगा माइनस इनफाइनाइट टू P E डॉट डी एल इंटीग्रेशन। तो ये मैंने लिख दिया है। तो ये हमारा बिंदु P पर विभव जाएगा, जिसको हमने VP कहा है, ठीक है ना। तो अनंत पे ऊर्जा अनंत पे ऊर्जा या अनंत पे विभव जीरो माना जाता है, इसीलिए इस टर्म से हम बिंदु P पर विभव निकाल पाएंगे। तो किसी भी एक बिंदु पर्टिकुलर बिंदु पर जब भी आपको विभव निकालना हो या ऊर्जा निकालनी हो तो दूसरा रेफरेंस पॉइंट हमेशा अनंत पे ही मानना है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो इसकी द्वितीय परिभाषा बनाए तो बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूले से बना सकते हैं अपन W बटा क्यू जीरो से। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य व आवेश का अनुपात उस बिंदु पर विभव के तुल्य होता है। ये भी पिछली परिभाषा की तरह ही है, ठीक है ना। इसके बाद देखो हम यहाँ पर ले सकते हैं विभव का मात्रक और विमेय सूत्र। तो विभव का मात्रक और विमेय सूत्र फॉर्मूले से बनता है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, W बटा क्यू जीरो, इसी से मात्रक बन जाएगा। देखो W का मतलब कार्य है, कार्य जूल में मापा जाता है, और आवेश है तो आवेश को कूलाम में मापते हैं, इसका मात्रक बन जाएगा जूल पर कूलाम, ठीक है ना। इसका सिंबल हो जाएगा जूल पर कूलाम। इसको शॉर्ट में वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट VB लिखा जाता है। ये काफ़ी फेमस मात्रक है वोल्ट इसका, ठीक है ना, विभव का। इसके अलावा विमेय सूत्र निकाले तो विमेय सूत्र भी इससे निकल जाएगा। W का विमेय सूत्र मतलब कार्य का विमेय सूत्र हमने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं, वहाँ हम इसको रटते भी हैं। तो वहाँ पर ये विमेय सूत्र होता था M1L2T-2, और इसमें फिर हम आवेश के विमेय सूत्र का भाग दे देंगे AT का। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो M1L2 और ये T ऊपर चला जाएगा तो T-3, और ये ऊपर चला जाएगा तो A-1। इस तरीके से हम विमेय सूत्र भी इसका निकाल सकते हैं। कुछ नोट मैंने आपके लिए लिखे हैं याद रखने के लिए। अनंत पर विभव या स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है, क्योंकि अनंत पे विद्युत क्षेत्र इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, वहाँ पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखो सामान्य रूप में हम ये फॉर्मूला जो है V, जब E कांस्टेंट हो, देखो अगर E कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, E कांस्टेंट होगा तो ये E बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dl, और dl का समाकलन हो जाएगा n। तो जब भी E कांस्टेंट हो तो हमें समाकलन वाले फॉर्मूले को लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपका विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, हर बिंदु पे बदल रहा है, फिर तो आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। और अगर मान लो विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है तो फिर हम E को बाहर ले लेंगे, तो सिंपली अपन किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, V बराबर माइनस E डॉट L वेक्टर, ठीक है। और चित्र मैंने आपको इसका यहाँ बनाए रखा है, सेम चित्र था जो मैंने आपको विभवांतर में समझाया था, बस इसमें हमारा पहला पॉइंट अनंत को जाएगा, अनंत से हम किसी बिंदु P तक आ रहे हैं, और क्षेत्र जो हमारा है राइट साइड में है, क्षेत्र के विरुद्ध हम आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टॉपिक जो है हमारा विभवांतर और विभव को हमने यहाँ कवर कर लिया है। विभव के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर हमारा टॉपिक हम समाप्त करेंगे। हाई स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल करते हैं हम विभव को समझने के लिए। न्यूमेरिकल है हमारे पास, किसी आवेश 3.2 गुणा 10⁻⁷ कूलाम को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1.6 गुणा 10⁻5 जूल है, तब इस बिंदु पर विभव क्या होगा। मतलब हम इतने मान का आवेश अनंत से लेके आ रहे हैं और इतना कार्य हमें करना पड़ रहा है, तो जिस बिंदु पर हम आएंगे वहाँ विभव हमें निकालना है। तो हम जानते हैं विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W बटा क्यू जीरो, ये हमने पढ़ा है। एक फॉर्मूला और होता है माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी एल। तो उस फॉर्मूले पर जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम्स बनती है उस फॉर्मूले पर, वह मैं आपको कंपटीशन का जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें बताऊँगा, क्योंकि वह उसके जो क्वेश्चन हैं वो उस लेवल के होते हैं, कंपटीशन लेवल के, वो NCERT में अपन नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो V बराबर W बटा क्यू जीरो से हम निकाल लेंगे। तो W का मान हमारे पास ये रहा 1.6 इंटू 10⁻⁵, और Q0 का मान 3.2 इंटू 10⁻⁷। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये तो बन जाएगा 16/32, 16 में 32 का भाग जाएगा, नीचे तो 2 बचेगा। ऐसे यहाँ पर -7 जब ऊपर जाएगा तो +7, तो ऊपर बचेगा 10⁻2, इसको हम 100 लिख सकते हैं। तो 100/2 मतलब 50 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बता दिया कि उस बिंदु पर विभव 50 वोल्ट होगा। तो स्टूडेंट, आज की टॉपिक में आपने विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव को समझ लिया है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने ये समझी इसमें कि विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव कोई नई टर्म नहीं है, ये एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जाएं ही है, ठीक है ना। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ऊर्जा को प्रति एकांक आवेश निकाला जाता है या कार्य को प्रति एकांक आवेश निकाला जाता है। इसके अलावा आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम विभव की गणना करते हैं तो विभव की गणना किसी बिंदु पे होती है और उसमें पहला रेफरेंस पॉइंट हमें अनंत पर मानना होता है। ये ओवरऑल इस टॉपिक का हमारा कंक्लूजन हो गया। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूँगा और टॉपिक हमारा अगला जो भी रहेगा 2.3 वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। स्टूडेंट, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है, आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ।